अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास होटल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज स्पेशल व्लॉग लेके आए हैं प्रिंस करीम आगा खान पे। प्रिंस करीम आगा खान कौन है, कुछ मोटा मोटा सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, डिटेल आपको जावेद चौधरी साहब बताएंगे। इस्माइली कम्युनिटी के ये रूहानी पेशवा थे, या आप इस्माइली फ़िरका इसे कह सकते हैं। 49वें पेशवा थे और अब ये दुनिया से रुखसत हो चुके हैं 88 साल की उम्र में। लेकिन ये बहुत कद्दावर शख्सियत थे, पूरी दुनिया में इन्हें माना जाता था। पाकिस्तान में इनका बहुत प्रोटोकॉल था। अगर किसी इंसान को आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत दी गई है मौजूदा इस दौर में, तो प्रिंस करीम आगा खान उनमें से एक थे। ये कौन थे, इनकी डिटेल्स क्या हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या था, पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या किया, डिटेल से स्टोरी आपको बताता हूं। फर्क मैं इनकी तरफ आऊंगा, लेकिन उनसे पहले जो प्रिंस करीम आगा खान थर्ड थे उनका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बगैर जो प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ है उनका जिक्र मुकम्मल नहीं हो सकता। जो पहले बुजुर्ग इनके करीम आगा खान थर्ड थे, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया था। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो उनका इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की एक अलग जमात होनी चाहिए, और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को इकट्ठा करके, जिसके अंदर ज़ाहिर उस वक्त के बड़े बड़े मशाहिर थे, सब कॉन्टिनेंट के जो मुसलमान मशाहिर थे, उन सबको इकट्ठा करके 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनवाई थी। और ये उस मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट भी थे। और बड़ी आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि जो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, उसके एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी होते थे। यानी एक तो प्रेसिडेंट थे जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे, जिसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब उस ज़ाहिर है उनके प्रेसिडेंट रहे। एक थे वर्किंग प्रेसिडेंट, लेकिन एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे कि जो पूरी जिंदगी उनके प्रेसिडेंट रहे हैं। एजाजी आप कह सकते हैं, लेकिन उनका नाम परमानेंट प्रेसिडेंट था, उनका ओहदा परमानेंट प्रेसिडेंट था। वो थे प्रिंस करीम आगा खान थर्ड। वो 1957 तक 1957 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसके वो प्रेसिडेंट रहे। तो मुस्लिम लीग के क़याम, मुस्लिम लीग की तश्कील के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार था। मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे रखना, उसके अंदर बड़ा अहम किरदार था। फिर 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई इंग्लैंड के अंदर, और वो भी प्रिंस करीम आगा खान का इनिशिएटिव था। उन्होंने कहा था जी कि मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए और बैठ के ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हमें मामला सेटल करने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। और आने वाले दिनों में जब ये वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होगी तो इंडिया हो सकता है डिवाइड हो जाए, और अगर मुसलमान इस वक्त इस इनिशिएटिव का फ़ायदा नहीं उठाते तो कभी मुसलमान आज़ाद नहीं हो सकेंगे। तो ये भी उनका इनिशिएटिव था। फिर उसमें इलामा इकबाल भी गए। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब जब इंग्लैंड चले गए तो वो उनको वापस लाने में इलामा इकबाल का बहुत किरदार था, लेकिन उसके अंदर प्रिंस करीम आगा खान का भी बहुत किरदार था। उन्होंने भी उनसे कहा था, क्योंकि उनसे कहा गया कि आप भी फौरी तौर पे इंडिया जाएं। तो इस तरह नाराज़ होकर इंग्लैंड के अंदर बैठ जाना, इसका कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो आपको मुसलमानों की क़यादत करनी चाहिए। तो जो प्रिंस करीम आगा खान थर्ड थे, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पूरे रीजन में, फिर पाकिस्तान की तश्कील में, फिर मुस्लिम लीग की तश्कील के अंदर, फिर पाकिस्तान को डेवलप करने में। और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी आगा खान ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। अच्छा, ये गवादर एक जगह है, जैसे आप जानते ही हैं, अब तो पूरी दुनिया जानती है। अब ये ज़हन में रखें कि जो आगा खान कम्युनिटी है या इस्माइली कम्युनिटी है, ये 2 जगहों पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। एक तो गिलगित बल्तिस्तान या हुंसा की तरफ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अगर कहीं पाकिस्तान में आगा खानी या इस्माइली ज़्यादा हैं तो वो गवादर के अंदर है। तो 2 जगहों पे, एक तो गिलगित में और उसके साथ साथ हुंसा में, और साथ साथ जो गवादर के अंदर यहाँ पे। और ये दोनों जो जगह हैं, ये आगा खान के कहने पर यहाँ पे कम्युनिटी जो रह रही है। और आगा खान सोम ने ये कहा था इस कम्युनिटी को कि आपने अपनी 1 इंच ज़मीन भी बेचनी नहीं है, ना आपने हुंसा से बेचनी है और ना आपने गवादर से बेचनी है। अच्छा। और ये 1930 में, 1932 में, 1933 में, यानी पाकिस्तान बनने से पहले, चाइना बनने से पहले, उन्होंने अपनी कम्युनिटी को बताया था कि एक सड़क बनेगी यहाँ पे। अच्छा। और वो जो सड़क होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो इस पूरे रीजन को जोड़ेगी दुनिया के साथ। ठीक है। और आप जो मेरी कम्युनिटी है वो इस सड़क के ऊपर उसका अहम किरदार होगा, लिहाजा आपने इस जगह को छोड़ना नहीं है। अच्छा। और उनके हुक्म के ऊपर आज तक जो हुंसा है उसके अंदर से किसी इस्माइली ने, किसी आगा खानी ने 1 इंच ज़मीन नहीं बेची, और उसके साथ साथ गवादर पे नहीं बेची। अब देखें, गवादर जो सी पैक है ये 2024 और 2025 में मुकम्मल हो रहा है, और 2025 में जाके वहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, बड़ा एयरपोर्ट बना है। लेकिन आज से आप खुद अंदाजा लगाएं कि 70, 80, 85 साल पहले प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी कम्युनिटी से कहा था कि आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी कम्युनिटी को ये भी कहा था कि ये जो पूरा रीजन है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसके अंदर एक सड़क बनेगी। ये सारे के सारे मुल्क जो एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। उस वक्त ये मुल्क नहीं बने थे। अच्छा। बस ना उस वक्त श्रीलंका था, ना उस वक्त बर्मा था, ना उस वक्त इंडिया था, ना उस वक्त पाकिस्तान था। और ये जो सार्क कंट्रीज हैं, 7 सार्क कंट्रीज हैं, ये उस वक्त थे ही नहीं। लेकिन उन्होंने अपने जो नस्ल है, जो अपना कबीला है, जो अपना उनका फ़िरका है, उसको कह दिया था कि एक सड़क बनेगी और वो सड़क पूरे रीजन को कनेक्ट करेगी। अब वो देख लें, वो सड़क बन रही है, वो बाकायदा बन रही है, जो पूरे सेंट्रल एशिया को पूरे सब कॉन्टिनेंट के साथ, जितने सार्क कंट्रीज सब के साथ जोड़ रही है। विजन तो उस आदमी का विजन देखें आप, यानी विजन देखें कि उन्हें ये पता था कि अभी चाइना नहीं बना, अभी पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन यहाँ पे एक सी पैक बनेगा और वो वर्ल्ड के साथ जोड़ेगा।
और चाइना जो होगा जुड़ेगा वर्ल्ड के साथ थ्रू इस रीजन के। और इस रीजन के अंदर दो जो पोस्टें हैं, एक हुंजा है, दूसरी कवातर है, वहां पे मेरी कम्युनिटी होनी चाहिए और उस कम्युनिटी को फायदा होगा। और अब आप देख लें कि ये दोनों जगह जो है, अगर वो फर्ज करें पहले अरब डॉलर की थी तो अब वो खरबों डॉलर की हो चुकी है, क्योंकि उसकी अहमियत में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। तो ये उस आदमी का विजन था। फिर उनका एक विजन था कि मुसलमानों ने अगर अपनी जमात ना बनाई, मुसलमानों ने अगर सियासत ना की, मुसलमानों ने अगर गोरों के साथ बैठ के मामला सेटल ना किए, तो यहाँ जब इंडिया डिवाइड होगा तो वो मुसलमान नुकसान में रह जाएंगे। तो उन्होंने बाकायदा फिर मुस्लिम लीग बनवाई और उस मुस्लिम लीग की क़यादत भी उन्होंने की। इससे आप अंदाजा लगाएं कि विजन क्या था उनका। बहरहाल उसके बाद प्रिंस करीम आगा खान क्योंकि जनेवा के अंदर रहते थे और जनेवा में उनका एक पैलेस है अल बरकत, मुझे उसमें जाने का इत्तफाक हो चुका है। और वहीं पे ये जो हमारे प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ जिनका इंतकाल हुआ है अभी, तो ये वहीं पे पैदा हुए और जो उनके वो दादा थे, इनके ये ज़हन में रखिएगा कि इनके वालिद नहीं थे, वो दादा थे। और प्रिंस करीम आगा खान थर्ड जो है वो जनेवा के अंदर इंतकाल हुआ उनका, लेकिन उन्हें इजिप्ट के अंदर एक जगह है असवान, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, असवान डैम उसको कहते हैं। उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद थी जगह, और उसकी वजह ये थी कि आखिरी उम्र में उनके घुटनों का दर्द हो गया, तो बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता था। तो असवान अगर आप जाएं तो वहाँ पे पुराने लोग हैं, इजिप्शियन लोग हैं जो जोड़ों का इलाज करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि लोगों को बाकायदा ज़मीन के अंदर गड्ढे खोद के लोगों को उसके अंदर दफन कर देते हैं, सिर्फ आपका सर रह जाता है बाहर। अच्छा। और उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ज़मीन जो गर्म है और रेतली ज़मीन है, तो गर्मी की वजह से जो जोड़ हैं उसको ज़रा रिलीफ मिल जाता है और थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो वो जनेवा के अंदर क्योंकि बहुत ठंड पड़ती थी, तो वो प्रिंस करीम आगा खान थर्ड जो थे वो जो ही सर्दियाँ होती थी तो वो असवान चले जाते थे और वहाँ पे वो ये इलाज करवाते थे अपने जोड़ों का, और उस वजह से उनको बड़ा अच्छा लगता था और बड़े ज़रा कंफर्टेबल फील करते थे। तो वहाँ जब उन्होंने जाना शुरू किया तो बहुत सारे आगा खानी जो बड़े खुशहाल आगा खानी थे, तो उन्होंने वहाँ पर जगह खरीद के अपने घर बनाने शुरू कर दिया और वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। तो जो ही प्रिंस वहाँ पर जाते थे तो उनकी कम्युनिटी के बहुत सारे लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाते थे। तो अब अगर आप असवान जाएँ तो वहाँ पर जो डैम है उसकी दूसरी साइड पर एक पूरा इनका क्वार्टर्स है, पूरा एक मोहल्ला है, बहुत बड़ा मोहल्ला है जहाँ पे आगा खानी कम्युनिटी जो रहती है। तो जब प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल हुआ तो उन्होंने वसीयत की हुई थी कि मुझे असवान में दफन किया जाए। तो उसके बाद फिर उन्हें उनकी मैयत को जनेवा से असवान शिफ्ट किया गया और वहाँ पे फिर उनकी कब्र है और वहीं पे उनको उनकी तदफीन हुई। तो बल्कि उसका ये था कि उनकी जो सबसे छोटी मलका थी जो मेरा ख्याल ब्रिटिशर थी और वो वहाँ पे विजिट करने के लिए आती रहती हैं, तो उसके लिए एक बड़ा दिलचस्प किस्म की रिचुअल थी कि जिस वक्त आगा खान की कब्र के ऊपर एक सुर गुलाब पड़ा होता था, तो इसका मतलब ये होता था कि उनकी मलका आई थी और वहाँ पे उन्होंने फातिहा पढ़ी या खड़ी रही और उसके बाद अपना एक गुलाब का फूल रख के चले गए। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो प्रिंस थे वो हमेशा अपनी मलका के लिए सुर गुलाब लेके आते थे और जब भी वो उनसे मुलाकात करने के लिए आते थे तो सुर गुलाब भेजते थे। तो उसके जवाब में फिर जो मलका थे उन्होंने बाकी जिंदगी ये रिचुअल रखी कि उनकी कब्र के ऊपर वो एक सुर गुलाब छोड़ के आती थी। तो ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की उनके ये। अच्छा, यहाँ पे ना एक उसके बाद फिर ये जो प्रिंस करीम आगा खान चहारम जो फोर्थ हैं, इन्होंने इक़्तिदार संभाला क्योंकि वो वसीयत करके थे उनके कि जी मेरे जो साहबजादे हैं वो इस तख्त पे नहीं बैठेंगे, वो अगले प्रिंस नहीं होंगे, वो मजहबी पेशवा नहीं होंगे, मेरा पोता होगा। तो ये उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, 20 ईयर्स उनकी एज थी, तो इन्हें फौरी तौर पे प्रेस बनाया गया। फिर इन्होंने ये जो ज़ाहिर है इन्होंने पेशवाई संभाली अपने पूरी कम्युनिटी की, इन्होंने बड़ी फिर खिदमत की, बड़ी मदद की। अब आगा खानियों के अंदर एक और बड़ी दिलचस्प किस्म की आदत है, बल्कि बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं, मैं मज़ेदार किस्म की आते बताता हूँ। एक तो ये है कि जो आगा खानी जो कुछ कमाता है उसमें 12.5% जो है वो सीधा सीधा जमात खाने को चला जाता है। आप समझे कि ज़कात है, मतलब अपनी कम्युनिटी को ज़कात आप समझेंगे 12.5% आपकी इनकम जो है तो उसके ऊपर ज़कात है। ठीक है। और वो सीधा जमात खाने को चला जाता है और उससे फिर वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक इनकी ये। दूसरा ये है कि ये बिजनेस माइंडेड लोग हैं और इनके जो पेशवा थे उन सब ने कहा था कि आप लोगों ने नौकरियां नहीं करनी, आपने बिजनेस करना है। अच्छा। इसलिए इनके अंदर आज भी ये रिचुअल है कि अगर इनका कोई बच्चा जॉब करता है तो सिर्फ 1000 दिन के लिए करेगा, यानी 1000 दिन के लिए जॉब करेगा और उस दौरान उस जॉब के अंदर ही वो सोच लेगा कि मैंने बिजनेस क्या करना है, और जो ही वो 1000 दिन पूरे होंगे तो बिजनेस की तरफ चला जाएगा। इसलिए पूरी कम्युनिटी जो है वो बिजनेसमैन है। फिर उन्होंने बिजनेस बड़े ज़बरदस्त तरीके से किए हुए हैं कि मतलब फर्ज करें एक टाइकून है, जो बिजनेस टाइकून है वो होटल इंडस्ट्री के अंदर है, जैसे हाशवानी साहब हैं, तो अब कोई और टाइकून जो होटल इंडस्ट्री में नहीं आ सके, उन्होंने एक दूसरा बिजनेस करना होगा। अब एक दूसरे साहब हैं